तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड। बायोमोलिक्यूल्स जो बेसिकली आपका क्लास 11th का एक चैप्टर है बायोलॉजी की बुक के अंदर, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और जब हम नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यानी कि आपके नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करते हैं, जैसे CSIR नेट हो गया, गेट नेट हो गया, या फिर हम DBT बेट की बात करें, वो भी एक तरीके का नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो उसके केस में भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली वहां पर बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट है उसके अंदर लाई करता है। तो चलिए बिना किसी तरीके फटाफट से देखते हैं कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और डीप नॉलेज लेते हैं कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और क्या चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की और समझते हैं कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। जो ये वर्ड है आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें दो वर्ड है बेसिकली, एक है आपका कार्बन और एक है आपका हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स आपका जब हम बात करते हैं तो ये रिजेंबलेंस रखता है बेसिकली वाटर से। वाटर के अंदर आपके दो तरीके के एलिमेंट्स हैं, एक है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन। जब हम दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं तो ये रिजेंबलेंस रखता है बेसिकली आपका कार्बन से। तो कार्बन एक अनदर एलिमेंट है। तो यहां पर तीन तरीके के एलिमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। एक हो गया आपका कार्बन, दूसरा हो गया आपका हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन हो गया आपका ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द केमिकल कंपाउंड which contain the three kind of element. One is carbon, second is hydrogen, and third one is oxygen. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द केमिकल कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका मेजर एनर्जी फ्यूल होते हैं। एनर्जी फ्यूल कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलेगी आपकी बॉडी को वो कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मिलेगी एनर्जी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं, या फिर हम बात करें मेजर एनर्जी फ्यूल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपका मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। एक होते हैं आपके डाइसैकेराइड्स, और एक और होते हैं आपका, अगर हम ऐड ऑन करना चाहें तो यहां पे ओलिगोसैकेराइड्स को भी ऐड कर सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो एक होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड। जैसे हमने अमाइनो एसिड को डिस्कस करा था, जैसे हमने प्रोटीन को डिस्कस करा था, उसमें आपका था बेसिकली जो एक मोनोमर यूनिट होती है उसको आप अमाइनो एसिड कहते हो प्रोटीन के अंदर। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है उसको आप मोनोसैकेराइड्स कहते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे वहां पे ओलिगोपेप्टाइड था, डाइपेप्टाइड था, पॉलीपेप्टाइड था, उसी तरीके से सेम टू सेम यहां पे डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड्स है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो पॉइंट्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन कहने का क्या मतलब है कि आपको दो तरीके से क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक होता है बेसिकली आपका कार्बन बेसिस पे। कि कार्बन बेसिस की बात करें तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर हम शुगर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितने कार्बन की शुगर प्रेजेंट होती है। दूसरा क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोसैकेराइड को कंटेन करता है, जो शुगर्स को कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो प्रेजेंट रहती है क्लास शुगर्स की, तो उनके अंदर कितने टाइप की शुगर्स हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं को हम आगे चल करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, दे आर द केमिकल कंपाउंड, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, उनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और आपका ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द इमीडिएट एनर्जी सोर्स, या फिर हम बात कहें आपको इंस्टेंट एनर्जी फ्यूल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आप ग्लूकोन डी पीते हो ना, ग्लूकोन डी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज एक सिंपल ब्लड शुगर है। दिस इज अ सिंपल ब्लड शुगर। आपके ब्लड के अंदर जो शुगर होती है ना, उसी को बेसिकली बोला जाता है आपका ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज होता है आपका 6 कार्बन का शुगर है। ठीक है, पहली बात ये। अब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, आप वापस से जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तब आप थोड़ा टायर्डनेस फील करने लगते हो। जैसे आप ग्लूकोन डी पीते हो तो ग्लूकोन डी पीने से वो शुगर जो होती है आपके ब्लड के अंदर जाकर के मिक्स होती है और आपको एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ग्लूकोज क्या है, इज द मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज क्या है, मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कैसे है, क्योंकि जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में मेनली आपका जब सिंथेसाइज होता है तो ग्लूकोज ही सिंथेसाइज होता है।
दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की शुगर्स दे रखे हैं, जैसे राइबोस शुगर हो गई, इन सभी के बारे में हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। डीऑक्सी राइबोस होगी जो बेसिकली डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है। सेलुलोज का होता है, सेलुलोज जब हम प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट सेल वॉल मिलकर के बनी होती है आपकी सेलुलोज, ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ठीक है, ये भी आपकी एक तरीके की शुगर ही है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन आर द एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं। हम ह्यूमंस होते हैं, हमारे अंदर जो फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल है, फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल का कहने का क्या मतलब है कि जो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वही वही जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के अंदर, वो स्टोर होता है आपका स्टार्च की फॉर्म में। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर स्टार्च होगा, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल होगा आपका ग्लाइकोजन। अब हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है वो है आपका कार्बन बेसिस पे। कार्बन बेसिस की बात करते हैं तो कार्बन बेसिस में आपके बहुत सारी शुगर्स जो होती हैं। सबसे पहली शुगर कौन सी है? ट्रायोस। ये आपकी 3 कार्बन की शुगर होती है। टेट्रोस का मतलब 4 कार्बन, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन, हेक्सोस का मतलब 6 एंड हेप्टोस का मतलब 7 कार्बन। तो कार्बन बेसिस पे आपने देखा कि 5 तरीके की शुगर्स अवेलेबल है कार्बन बेसिस में। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 तरीके की शुगर हमें देखने के लिए मिलती है। अब ट्राइगोस शुगर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल बेसिस पे जब हम शुगर्स को क्लासिफाई करते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये बेसिकली आपका एल्डिहाइडिक शुगर है जो आपकी 3 कार्बन की है। इरेथ्रोस जो है ये 4 कार्बन है। राइबोस की बात करें जो कि आपका डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है, वो बेसिकली होती है आपकी 5 कार्बन की पेंटोस शुगर, इसीलिए इसको बोला जाता है पेंटोस शुगर। 6 कार्बन शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, और जिसे आप ब्लड शुगर भी कहते हो। फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज इज द कीटोनिक शुगर। फ्रक्टोज जो है ये आपको फ्रूट से मिलती है। आप जो भी फ्रूट वगैरह खाते हो ना वो मीठा होता है, तो बेसिकली उसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट रहती है। लेकिन गन्ना जो होता है ना, गन्ने के अंदर आपकी सुक्रोज प्रेजेंट होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हेप्टोज, हेप्टोज क्या है? 7 कार्बन शुगर है। इसके एग्जांपल है जैसे सूडो हेप्टुलोज और या फिर आपके ग्लूको हेप्टुलोज, ये एग्जांपल है आपके 7 कार्बन शुगर के। एक है आपकी कीटोनिक शुगर और एक है आपकी एल्डिहाइडिक शुगर। नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, जैसे एल्डोस शुगर। एल्डोस शुगर कौन सी होती है? जिनके अंदर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जैसे कि सीएचओ। सीएचओ क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ करके आए हो। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है सीएचओ। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। उसी तरीके से कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली आपका सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये बेसिकली जहां प्रेजेंट होंगे कीटोनिक ग्रुप, वो हो जाएगी आपकी कीटोनिक शुगर। जहां प्रेजेंट होंगे आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो वो हो जाएगी आपकी एल्डिहाइडिक शुगर। तो ये बच्चों ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इनके एग्जांपल कैसे कैसे हैं, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, राइबोस हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और मैनोज हो गया। ये किसके एग्जांपल है? आपके एल्डिहाइडिक शुगर के। अगर हम शुगर्स की बात करें कीटोनिक शुगर की, तो ये हो गया आपके राइबोस हो गया, जाइलुलोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, ये भी एक तरीके की कीटोनिक शुगर है। अब हम थोड़ा ना शुगर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करा और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बेसिकली आपके शुगर्स आते हैं, ठीक है। शुगर्स शुगर्स ही आते हैं ये कहना गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर और भी काफी सी चीजें आती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर फाइबर्स भी आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो शुगर से रिलेटेड है, तो ये हम शुगर को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बहुत मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शुगर का रहेगा। अब सबसे सिंपल शुगर यानी कि ब्लड शुगर। ब्लड शुगर कितनी है? वो 6 कार्बन की शुगर है, जिसका नाम क्या है? आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ ब्लड शुगर। अब इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब इसका जरा स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं कि एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है, पहली बात। तो इसके अंदर 6 कार्बन है। एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और एक 6, ठीक है। लास्ट वाला होता है आपका CH2OH। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक हो गया आपका OH, फिर H, फिर OH, OH। तो इस तरीके का कुछ होता है आपका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। HOH एंड फिर H। तो ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज का तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। दूसरा, जब हम बात करते हैं आपके गैलेक्टोज की, एक्चुअल में गैलेक्टोज क्या होता है, तो गैलेक्टोज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको कार्बन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये एक कायरल कार्बन है, सेकंड कायरल कार्बन, थर्ड कायरल कार्बन एंड द फोर्थ कायरल कार्बन। यहां पर जो OH प्रेजेंट है C4 पे, फोर्थ कार्बन पे, ये जो OH है ये राइट साइड में प्रेजेंट है यहां पे इन द ग्लूकोज।
अब यही जो OH है, OH ग्रुप जब लेफ्ट की साइड चला जाएगा और जो H है वो आपका राइट साइड में आ जाएगा, तो कहलाएगा ये आपका गैलेक्टोज। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, गैलेक्टोज भी आपका 6 कार्बन ही शुगर है, तो ये बन जाएगा आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप नीट एग्जामिनेशन देते हो। तो अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, ये बेसिकली आपके एपीमर्स हैं। एपीमर्स, एपीमर्स का मतलब होता है कि एक कार्बन बेसिस पे जहां पे डिफरेंसेस आ जाए तो वो बेसिकली एपीमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज का C4 एपीमर कौन है आपका, C4 एपीमर कौन है आपका, गैलेक्टोज। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज आपकी वापस से 6 कार्बन शुगर है और वो भी कीटोनिक शुगर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड्स अभी तक हम जितने भी पढ़ करके आए हैं ना बच्चों, जैसे हमने 6 कार्बन शुगर पढ़ा, 7 कार्बन शुगर पढ़ा, 5th कार्बन शुगर पढ़ा, 4th कार्बन पढ़ा, 3rd कार्बन पढ़ा, तो ये जितने भी शुगर्स थे फॉर जो हमारी टेबल के अंदर दे रखे थे यहां पर, ये सभी के सभी आपके क्या है, ये सभी के सभी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोमर यूनिट हो सकते हैं, ये मोनोमर यूनिट हो सकते हैं किसी पॉलीसैकेराइड की या फिर किसी डाइसैकेराइड की या फिर किसी ओलिगोसैकेराइड की। जैसा कि हमने प्रोटीन में डिस्कस करा था कि पॉलीपेप्टाइड की मोनोमर यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड्स होती है, ठीक है। उसी तरीके से आपके मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये मोनोमर यूनिट होंगे आपके पॉलीसैकेराइड्स के। अब मोनोसैकेराइड्स आर द मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट ऑफ द पॉलीसैकेराइड, ठीक है। दूसरा, मोनोसैकेराइड के अंदर कोई भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है यहां पर, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स आपके जब आपस में अटैच्ड होते हैं तो वो आपका क्रिएट करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स क्रिएट टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स की बात करें मतलब जिसमें आपका बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट होंगे, जैसे हम पॉलीसैकेराइड के केस में पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड के केस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो दो टाइप के, एक होगा आपका होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और एक होगा आपका हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो होंगे जिसके अंदर मोनोमर यूनिट सेम होगी, जिनके अंदर आपकी मोनोमर यूनिट सेम रहेगी, मोनोमर यूनिट सेम। और हेट्रोपॉलीमर वो होंगे जिनके अंदर मोनोमर यूनिट सेम प्रेजेंट नहीं होगी, नो मोनोमर यूनिट्स आर सेम। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने मोनोसैकेराइड को डिस्कस करा, अब हम बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग शुगर की, कि एक्चुअल में रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। जब हम रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स जितने भी हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी आपके कैसे हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, मतलब कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। ऐसा क्यों कहा गया इन्हें, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास, बिकॉज दे आर कंटेन, they are contain free aldehydic and ketonic group, एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप इनके पास। अब इनका मतलब क्या है कि फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप से, जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करा था, ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर ये CHO प्रेजेंट है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फ्रीली प्रेजेंट है। फ्रीली कहने का मतलब है कि अगर ये नेचर में प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर और उसके अंदर कोई ऐसा रिएजेंट पड़ा है जिसे ये बेसिकली आपका ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब क्या है, समझो यहां पर देखो, रिड्यूसिंग शुगर कैसे है, जैसे हम बेनेडिक्ट, एक टेस्ट होता है जो बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को मैनुअली एस्टिमेट करने के लिए होता है, कि हम उसमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसमें कितना अमाउंट जो उसका, ये एक तरीके क्वालिटेटिव टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट। एग्जाम्पल, इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में इसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं। अब एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट
सॉल्यूशन। उस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर अंदर होते हैं आपके कॉपर आयन, ठीक है, कॉपर आयन +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +2, ठीक है। जब ये बेसिकली ग्लूकोज के संपर्क में आता है, ग्लूकोज अगर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, इसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या करेगा, इसे कॉपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कॉपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, C6H12O6 प्लस आपका बेनेडिक्ट रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉपर आयन, इसे कन्वर्ट कर देगा आपका CO2 कॉपरस ऑक्साइड में, ये दिस इज नोन एज ए कॉपरस ऑक्साइड। ये जो कॉपरस ऑक्साइड होता है ये बेसिकली हमें देखने के लिए मिलता है आपका पेल येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का। तो ये बताता है कॉपरस ऑक्साइड की सॉल्यूशन के अंदर शुगर्स प्रेजेंट है, शुगर्स प्रेजेंट। फिर से समझो ये एक्सपेरिमेंट क्या था। ये एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली बेनेडिक्ट का। बेनेडिक्ट एक साइंटिस्ट है, उनका एक रीजन है बेनेडिक्ट रीजन, और बेनेडिक्ट रीजन के अंदर आपके कॉपर आयन जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, जिनके पास आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ग्लूकोज क्या करता है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसके ग्लूकोज के पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है। फ्री एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप का मतलब है कि एल्डिहाइडिक शुगर है, तो इसके पास प्रेजेंट रहेगा आपका ये कुछ इस तरीके से, ये आपके पास, ये इसके पास प्रेजेंट रहेगा। और जब फाइनली इनके बीच में रिएक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉपरस ऑक्साइड में, और कॉपरस ऑक्साइड जब क्रिएट होता है तो ये आपका एक कलर कंपाउंड है, कलर जनरेट करेगा जो आपका येलोइश और ऑरेंज कलर का दिखेगा, जो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और कैसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर। इस एक्सपेरिमेंट को हम चेक करने के लिए करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में या फिर नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर, कोई भी रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है। यहां पर हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है, आप फ्रक्टोज का एग्जांपल ले सकते हैं, आप राइबुलोज का एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप कोई भी मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। अब हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में, कि एक्चुअल में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, और एक्चुअल में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता क्या है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में हम आकर के बात कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो कि एक्चुअल में जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है ये किस तरीके से आपका कॉपर आयन जनरेट करता है, या फिर हम बात करें कि ग्लूकोज से इन दोनों के बीच में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सभी को यहाँ पे +2 दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखें। बढ़ते अपने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की तरफ। जब हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को देखते हैं तो हमें ना इसमें एनोमरिक कार्बन और एक कार्बन 4 और कार्बन 6, मतलब कि कार्बन की नेमिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम ना एक फिशर प्रोजेक्शन लेते हैं, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है ग्लूकोज का। एक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। कैसे, ये हो गया आपका 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन, यहां पर CH2OH, ठीक है। यहां पर जो हमें देखने के लिए मिलता है ये है बेसिकली OH, H, फिर उसके बाद H, OH, H, OH, फिर उसके बाद आपका H और फिर OH, OH। तो यहां पर ये जो है ना, ये बेसिकली है आपका एक तरीके का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। यहां पर जो ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, दिस इज नोन एज एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन के जब OH अबव प्रेजेंट रहेगा, OH अबव प्रेजेंट है एनोमरिक कार्बन के, तो ये हो जाएगा आपका बीटा ग्लूकोज। अगर ये OH नीचे की साइड प्रेजेंट रहेगा तो हो जाएगा आपका अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये OH ऊपर होगा एनोमरिक कार्बन के तो हो जाएगा आपका बीटा ग्लूकोज, जब ये एनोमरिक कार्बन के नीचे होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा आपका अल्फा ग्लूकोज। तो अभी आप कुछ बॉन्डिंग्स को देखने वाले हो कि अल्फा 1,4 लिंकेज क्या होती है, बीटा 1,4 लिंकेज क्या होती है, तो इन सभी लिंकेज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा कार्बन स्ट्रक्चर, यानी कि पहला कार्बन कहां पर होता है, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन एंड द 5th कार्बन, फिर उसके बाद ये 6th कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज क्या है आपकी 6 कार्बन शुगर है। हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि एक्चुअल में ये बॉन्ड का नेचर क्या है। जब हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक तरीके का कंडेंसिंग बॉन्ड है। जब हम बात करते हैं ये डिहाइड्रेटिंग बॉन्ड होता है, डिहाइड्रेटिंग बॉन्ड,
डिहाइड्रेटेड बॉन्ड का मतलब क्या है कि जैसे पेप्टाइड बॉन्ड में जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो रिलीज होता है आपका H2O मॉलिक्यूल, तो यहां पर भी रिलीज होगा आपका एक H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये एक तरीके की कौन सी रिएक्शन है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है आपका बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, प्रेजेंट बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें बहुत सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। कुछ होते हैं आपके अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4, और कुछ होते हैं आपके अल्फा 1,6 लिंकेज, और कुछ देखने के लिए मिलेगा बीटा 1,4 लिंकेज, और हमें देखने के लिए मिलेगा बीटा 1,6 लिंकेज। देखो ये लिंकेज क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, देखो अल्फा का मतलब क्या है और बीटा का मतलब क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 और 4 क्या होता है, 1 का मतलब होता है कि पहला जो डाइसैकेराइड के बीच में जो लिंकेज है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और इसी के साथ कोई और ग्लूकोज मॉलिक्यूल आगे अटैच हो रहा है, तो उसका फोर्थ कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल का, और जो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसका आपका फर्स्ट कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड है। 1 और 4 का मतलब क्या होगा कि सेकंड जो मोनोमरिक यूनिट है जिनके बीच में आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका फोर्थ कार्बन, और फर्स्ट मोनोमरिक यूनिट का आपका फर्स्ट कार्बन। ठीक है, तो ये है इनका मतलब। इसी तरीके से आपका बीटा 1,6 हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट कार्बन ऑफ मोनोमर यूनिट फर्स्ट एंड द सिक्स्थ कार्बन ऑफ अ मोनोमर यूनिट सेकेंड। ठीक है, ये था आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जॉइन द मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के बीच में अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्फा लिंकेज यूजुअली प्रोड्यूस डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स, जिनके अंदर जिस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अल्फा लिंकेज प्रेजेंट रहेगी वो मोस्टली डाइजेस्टेबल होता है। बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट इन द सेलुलोज, सेलुलोज की बात करें तो उसके अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होती है, और यहीं पर अगर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे तो लैक्टोज एक शुगर है जो मिल्क शुगर होती है, उसके अंदर भी प्रेजेंट रहती है आपकी बीटा 1,4 लिंकेज। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज बिकॉज ह्यूमंस लैक सेलुलेज एंजाइम, ह्यूमंस कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज को, यानी कि अगर हम बात करें ना, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट सेल होती है बेसिकली वो, हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम ही नहीं है, लेकिन हम उन्हें खाते हैं जस्ट ड्यू टू द फाइबर, क्योंकि हमारे पास हमें फाइबर जब चाहिए होता है, नीड होती है, तब हम वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज कंटेन द अल्फा 1 एंड बीटा 2 लिंकेज। अल्फा 1 एंड बीटा 2 लिंकेज का मतलब क्या है कि मतलब जो एक मोनोमर यूनिट है, जो फर्स्ट मोनोमर यूनिट है उसका तो अल्फा होगा, और जो दूसरी मोनोमर यूनिट है उसका सेकेंड कार्बन का आपका बीटा होगा, बीटे फॉर्म में। बीटा फॉर्म का मतलब एनोमरिक कार्बन के जस्ट अबव प्रेजेंट होगा आपका OH ग्रुप, जो सेकंड मोनोमर यूनिट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें कुछ देख लेते हैं कि अल्फा 1,4 लिंकेज हमें देखने के लिए कहां मिलेगी, बीटा 1,4 लिंकेज देखने के लिए हमें कहां मिलेगी, या फिर हम बात करें 1,6 लिंकेज हमें देखने के लिए कहां मिलेगी। देखो मोस्ट ऑफ द की बात करें तो जो 1,6 लिंकेज होते हैं ना, ये जो लिंकेज होते हैं ये हमें देखने के मिलती है ब्रांचिंग में, जब हम ब्रांचिंग की डिस्कस करेंगे, और ब्रांचिंग हम मेनली डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड के केस में। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के केस में ये जो लिंकेज होती है ये हमें लीनियर चेन के अंदर देखने के लिए मिलती है, लीनियर, और इसको हम मोनोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के अंदर डिस्कस करते हैं। मोनो डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, इनके अंदर डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारा जो आने वाला टॉपिक है वो है बेसिकली आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या होता है, दो मोनोमर यूनिट आपस में मिलकर के अटैच होती हैं और एक लिंक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। कैसे, जब माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज एक्चुअल में क्या होता है, माल्टोज है बेसिकली आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज का मोनोमरिक यूनिट, दो ग्लूकोज मोनोमरिक यूनिट मिलकर के बनाती हैं आपकी एक माल्टोज को। तो इनके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज है, मतलब कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, वो भी अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, और आपका अल्फा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, और लैक्टोज मिलकर बनाती है आपके गैलेक्टोज और ग्लूकोज, मतलब बीटा ऑफ गैलेक्टोज बीटा एंड द बीटा ग्लूकोज, इनके फर्स्ट एंड द फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। सुक्रोज क्या होती है, दिस इज अ केन शुगर, इसी को आप क्या कहते हो, केन शुगर। ठीक है, मतलब शुगर केन से हमें मिलती है, और ये मिलती है आपकी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, मतलब इसके अंदर एक कीटोनिक और एल्डिहाइडिक शुगर दोनों के दोनों प्रेजेंट होती है, वही अल्फा 1 एंड बीटा 2 लिंकेज। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये पूछी भी जाती है एग्जाम्स के अंदर। सेलोबायोस हो गई, सेलोबायोस जो होती है, सेलोबायोस
ये बेसिकली ग्लूकोज ग्लूकोज मोनोमर यूनिट है। आइसोमाल्टोज ये भी आपकी ग्लूकोज ग्लूकोज मोनोमर यूनिट है। ट्री हेलोस ये भी आपकी ग्लूकोज ग्लूकोज मोनोमर यूनिट प्रेजेंट रहती है। अब इनके अंदर लिंकेज डिफरेंट डिफरेंट है। जो लिंकेज आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है आपको माल्टोज की, द फर्स्ट वन, लैक्टोज β14 लिंकेज। सेलोबायोस की बात करें तो सेलोबायोस भी आपका β14 लिंकेज होती है। सुक्रोज की बात करें तो α1 एंड β2 लिंकेज। तो ये जो 4 लिंकेज हैं आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में। अब एक तो थी हमने रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ा था। रिड्यूसिंग शुगर क्या थी? जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप थे। जितने भी मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस करा था वो सभी के सभी कैसे हैं? आपके रिड्यूसिंग शुगर से। लेकिन हम डाइसैकेराइड्स में बात करते हैं केवल सुक्रोज की। ये जो सुक्रोज है ना, और एक आपका ट्री हेलोस, ये दोनों के दोनों आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब इनके पास आपका नो फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक शुगर्स। इन दोनों के पास ही ना तो एल्डिहाइडिक ना ही कीटोनिक शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है। फ्री 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 जो ये वर्ड है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जब बेनेडिक्ट रीजन के अंदर जब डाले जाएंगे, तो जब हम यूरिन के अंदर बात करें या फिर हम शुगर की बात करते हैं, शुगर को एनालाइज करते हैं यूरिन के अंदर, तब उस केस में अगर सुक्रोज प्रेजेंट है या फिर ट्री हेलोस प्रेजेंट है तो वो उसे येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर प्रोवाइड नहीं करेगी। तो जिसका मतलब क्या होगा कि ये बेसिकली प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। कौन कौन सी दो शुगर्स हैं? सुक्रोज और आपकी ट्री हेलोस। ट्री हेलोस को बेसिकली बोला जाता है इंसेक्ट शुगर। ये इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, इंसेक्ट शुगर ट्री हेलोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। जब आपकी मोनोमरिक यूनिट 2 से लेकर के आपकी 10 तक मोनोमरिक यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जब कनेक्टेड रहती हैं तो कहलाती है आपकी ओलिगोसैकेराइड। एग्जांपल है जैसे रैफिनोज शुगर। रैफिनोज शुगर के अंदर आपकी गैलेक्टोज प्रेजेंट रहेगी, ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगी और फ्रक्टोज प्रेजेंट रहेगी। यहां पर कहने का क्या मतलब है कि ये आपकी कैसी शुगर है? कीटोनिक शुगर है। ये कैसी शुगर है? आपकी एल्डिहाइडिक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज आपका ग्लूकोज का ही एपीमर है। एपीमर कहने का क्या मतलब होता है कि केवल एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस है, वो है आपका C4 पे। स्टैक्योज जो शुगर है ये भी आपका ओलिगोसैकेराइड है। टू गैलेक्टोज मोनोमर यूनिट होगी, एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज होगा। वर्बसोज ये बेसिकली 3 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट है। इसकी एक मोनोमर यूनिट है जो बेसिकली आपका क्रिएट करेगी वर्बसोज शुगर को। तो ये थे कुछ ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स की, पॉलीसैकेराइड के बारे में हमने डिस्कस करा था जब हमने मोनोसैकेराइड को थोड़ा डिस्कस करा था कि होमोपॉलीमर क्या होता है और हेट्रोपॉलीमर क्या होता है। अगर मोनोमरिक यूनिट सिमिलरली प्रेजेंट है, सेम मोनोमर यूनिट है, मतलब ग्लूकोज 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 है किसी भी चेन के अंदर, सेम ग्लूकोज 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 यूनिट आपकी लीनियर चेन के अंदर प्रेजेंट है, सो दिस इज नोन एज अ होमोपॉलीमर। ठीक है, या फिर हम बात करें होमोपॉलीसैकेराइड, सेम मोनोमर यूनिट है तो होमोपॉलीसैकेराइड कंटेन सेम मोनोमरिक यूनिट। ठीक, तो हम बात करेंगे दीज आर द होमोपॉलीसैकेराइड। यहीं पर अगर आपकी मोनोमरिक यूनिट बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, या फिर हम बात करें कहीं पर गैलेक्टोज आ गया, ग्लूकोज आ गया, फिर ग्लूकोज आ गया, फिर गैलेक्टोज आ गया, अगर डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट है तो हो जाएंगे आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो चलिए फटाफट से पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करते हैं। जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं यहाँ पर हमें 2 तरीके की लिंकेज देखने के लिए मिलेगी, या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे। या तो हमें α16 मिल सकते हैं, α16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या फिर β16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिल सकती है। ये दोनों हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है? α14 लिंकेज तो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहां पर एक लीनियर चेन भी प्रेजेंट रहती है और ब्रांचिंग भी प्रेजेंट रहती है। अभी हम बात कर चुके हैं, β14 लिंकेज भी हमें देखने के लिए मिले। ये दोनों यूज होती हैं बेसिकली 16 की बात करें ब्रांचिंग के केस में, और ये 2 लिंकेज यूज होती हैं आपकी लीनियर चेन के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लिंकेज होती है मोनोमर यूनिट्स के अंदर, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी 14 लिंकेज को। होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, इनुलिन हो गया और आपका काइटिन हो गया। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आपका जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल है, वो बेसिकली आपका स्टार्च होता है। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? आपकी ग्लूकोज होती है। स्टोरेज इन द प्लांट्स के अंदर। जब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर फूड स्टोरेज जो फॉर्म है ग्लूकोज है, बेसिकली इसकी मोनोमर यूनिट, और ये आपका एनिमल्स के अंदर होती है। सेलुलोज की बात करें तो इसकी भी मोनोमर यूनिट आपकी ग्लूकोज ही है, तो जो कि प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। इनुलिन की बात करें, इनुलिन क्या है? इनुलिन आपका
पॉलीसेकेराइड है, बेसिकली इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो आपकी फ्रक्टोज रहेगी, यानी कि ये एक कीटोनिक शुगर है, कीटोनिक होमोपॉलीसेकेराइड है। कीटोनिक होमोपॉलीसेकेराइड क्या है? आपका इनोलिन। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखना, स्टोरेज ये भी। काइटिन की बात करें, काइटिन सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, किसकी? फंगल की। फंगल जितनी भी फंगस होती है जो आप ब्रेड के ऊपर लगी हुई देखते हो, या फिर आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे नींबू हो गया, या फिर हम बात करें आपका आंवला हो गया, तो इनके ऊपर जो ग्रीन कलर की जो फंगस लगी होती है, व्हाइटिश कलर की, जब कुछ टाइम बीत जाता है ब्लैक कलर की भी फंगस आ जाती है। तो ये जो फंगस होती है ना, इस फंगस की जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली काइटिन की मिलकर के बनी होती है। अभी काइटिन एक्चुअल में इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड होते हैं, यानी कि मोनोमर यूनिट होगी, वो होगी आपकी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। देखो दो चीजें हैं यहां पे जो आपको ध्यान रखनी है। ये जो मोनोमरिक यूनिट है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और गैलेक्टोजामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, ये जो वर्ड है ना, ये बार बार आपको पॉलीसेकेराइड के केस में देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या होते हैं इनको थोड़ा समझते हैं। आपकी आंखों के सामने जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली आपका एक ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर होता है। इतने स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहां पर एक OH प्रेजेंट रहता है, जबकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? आपका एक NH ग्रुप प्रेजेंट है। NH नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेसिकली आपका एक अमाइन ग्रुप। ठीक है, यहां पर NH2 प्रेजेंट रहता है, NH2 प्रेजेंट रहता है। NH का एक NH आपका रिलीज हो जाता है जब आपका एक एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये कंप्लीटली मिलकर के बनाता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। सो ये कंप्लीटली मिलकर के क्या बनाता है? आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। सो क्लियर? ये स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट होता है? ये आपका जब एसिटाइल ग्रुप आकर के अटैच होता है तो फाइनली जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका रिड्यूस हो जाता है और NH आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है एक्सोस्केलेटन और फंगल सेल वॉल के अंदर। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इसी की तरह अगर हम बात करें तो यहां पर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन आ सकता है। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन में क्या होगा? ग्लूकोज की जगह बस गैलेक्टोज आ जाएगा। गैलेक्टोज क्या होता है? C4 कार्बन पे चेंज हो जाएगा। C4 कार्बन कौन सा यहाँ पर? 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन पे OH जो होगा ये ऊपर चला जाएगा और H होगा जो ये नीचे की साइड आ जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया? ये एक तरीके का आपका गैलेक्टोज बन गया। तो उसी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे हम गैलेक्टोजामीन की बात करें, ये होगा ग्लूकोजामीन और ये है आपका गैलेक्टोजामीन। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर OH जो है वो ऊपर की साइड प्रेजेंट है, यानी कि ये आपका गैलेक्टोजामीन है। यहाँ पर अगर हम एसिटाइल ग्रुप अटैच कर देंगे 2 कार्बन मॉलिक्यूल का, ये हो गया आपका एसिटाइल ग्रुप अटैच, और यहाँ पर 2 को हटा दो तो ये बन गया एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ एग्जांपल जिनके बारे में हमने पढ़ा पॉलीसेकेराइड में, होमोपॉलीसेकेराइड। अब हम बात करने वाले हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर आपकी डिफरेंट मोनोमर यूनिट प्रेजेंट रहती है। देखो, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है, एनसीईआरटी वालों को पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है, जो बेसिकली बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम नीट की बात करें तो नीट के अंदर इसमें से बहुत ही छोटी मोटी चीजें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे कि हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो ये दो चीजों के मिलकर के बने होते हैं। एक होते हैं आपकी अमाइनो शुगर और एक होती है यूरोनिक शुगर, क्योंकि डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अमाइनो शुगर और यूरोनिक शुगर। अमाइनो शुगर क्या होती है? अमाइनो शुगर में जैसे कि अभी हमने ग्लूकोजामीन पढ़ा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, या फिर हम बात करें एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, तो दीज आर द अमाइनो शुगर्स। यूरोनिक शुगर क्या होती है? यूरोनिक शुगर का मतलब होता है दीज आर द ऑक्सीडाइज्ड शुगर कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऑक्सीडाइज्ड शुगर कहने का क्या मतलब है कि जो आपका CH2OH प्रेजेंट था, OH ग्रुप जो प्रेजेंट था आपका 6th कार्बन के पास, वो आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो चुका है और वो बेसिकली क्रिएट हो गया आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का, ग्लूकोयूरोनिक एसिड का, वो कुछ हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अभी हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गया O, यहां पर हो गया H, और फिर उसके बाद यहां पर हो गया हमारा O, और यहां पर हो गया, सॉरी, यहां पर हो गया H ओनली, एंड यहां पर हो गया OH। फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका OH और यहां पर H, और फाइनली यहां पर होगा आपका H और फिर OH और फिर फिफ्थ कार्बन, एंड दिस इज द 6th कार्बन। तो यहां पर आपका रिड्यूस होकर के केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाएगा 6th कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्रिएट हो जाता है आपका एक यूरोनिक, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। इसी तरीके से आप गैलेक्टोयूरोनिक एसिड बना सकते हो। कैसे? अगर आप OH को उठा करके ऊपर ले जाओगे, H को उठा करके नीचे ले आओगे, तो ये बन जाएगा आपका गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर इनके एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। जैसे कि ये दिस इज नोन है बीटा ग्लूकोयूरोनिक एसिड। यहां पर क्या है कि ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये नेक्स्ट जो यहां पर OH था ये बेसिकली अटैच है, नेक्स्ट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का।
यहाँ पर OH हो गया फोर्थ कार्बन। जब हम 6 कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये 5th कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5th, एंड दिस इज द 6th कार्बन। 6 कार्बन में आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेसिकली अटैच हो चुका है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या करा, आपकी शुगर को क्या बना गया, यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ग्लूको यूरोनिक एसिड, गैलेक्टो यूरोनिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स की, हाइड्रोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स होते हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है बिटवीन द जॉइंट्स। जो आपके नी जॉइंट्स होते हैं ना, जब आप कॉमन लैंग्वेज में बात करते हो कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, कि या फिर हमारे घुटनों के बीच में जो लुब्रिकेशन सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो होता है बेसिकली आपका हाइलुरोनिक एसिड। अब जैसे न्यू जनरेशन आ रही है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर बोला जाता है कि इनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को ग्लो करेगा। तो उसके अंदर भी यही हाइलुरोनिक एसिड यानी कि आपका हाइड्रोपॉलीसैकेराइड कंटेन होता है, जो मिलकर के बनता है किससे, अमाइनो शुगर से यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से, यानी और आपका ग्लूकोयूरोनिक एसिड से। हेपेरिन की बात करें तो हेपेरिन आपका एक एंटीकोगुलेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, एंटीकोगुलेंट जो आपका सल्फेटेड शुगर है। सल्फेटेड शुगर इज नथिंग, आपका जो CH2OH ग्रुप होता है, यहां पर जो ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, आपका एक शुगर का स्ट्रक्चर है। यहां पर आपका एक अमाइन ग्रुप रहेगा और यहां पर आपका जो CH2OH ग्रुप था, यहां से आपका सल्फेट अटैच हो जाता है, दिस इज नोन एज सल्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा सल्फेटेड शुगर, एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ट्राइटिन सल्फेट। कॉन्ट्राइटिन सल्फेट प्रेजेंट रहेगा आपकी स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर, अमाइनो शुगर कार्टिलेजिनस सपोर्ट के अंदर, कार्टिलेजिनस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली शुगर और आपका अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का एक बहुत ही, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर के बनी होती है। तो इसी के बेसिस पे बोला जाता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो आपकी दो टाइप की हो जाती है, एक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, लेकिन जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा हाँ, अभी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रह रहे हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। मतलब कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके दो तरीके की शुगर्स जिनके बारे में हमने डिस्कस करा, एक थी आपकी एल्डिहाइडिक शुगर और एक थी आपकी कीटोनिक शुगर। दूसरा ग्लूकोज इन एल्डोज हेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन की शुगर है। फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर reducing sugar. Cellulose is indigestible in human because the human body does not contain the cellulase enzyme. That's why we can't digest the green leafy foods, but we absorb some nutrient from that. Carbohydrates are the major immediate energy source in the living organism, क्योंकि जब आप कभी भी, अभी मैंने ग्लूकोन डी का एग्जांपल दिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होने वाला जो ग्लूकोज है वो मेनली आपका इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। कैसे, जैसे हम ग्लूकोन डी जैसे ही पीते हैं, जब आप टायर्डनेस फील करते हो तो ग्लूकोन डी से आपको ग्लूकोज मिलता है और वही ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर जाकर के आपके ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाएगा, और जैसे ही आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा वैसे ही आपको एनर्जाइज फील होने लगेगा। सुक्रोज की बात करें और आपका ट्री हेलोज, ये दो तरीके की शुगर थी जो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। लैक्टोज की बात करें इट्स अ मिल्क शुगर, माल्टोज की बात करें इट्स अ माल्ट शुगर। ग्लाइकोजन की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल स्टार्च। प्लांट्स की बात करें तो फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल, इट्स नोन एज स्टार्च, एंड एनिमल्स की बात करें तो इट इज नोन एज अ ग्लाइकोजन। सेलुलोज हैज अ बीटा लिंकेज एंड ऑल्सो लैक्टोज हैज अ बीटा लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। काइटिन कंटेन द नाइट्रोजन एटम, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन। स्टार्च कंटेन द एमाइलोज एंड द एमाइलोपैक्टिन। स्टार्च जो होता है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक होगी अमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन, और ये अमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन आर नथिंग, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ अ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज अ हाईली ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टार्च से काफी ज्यादा ब्रांच होता है और हाईली ब्रांच होता है। ह्यूमंस लैक सेलुलेज एंजाइम, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था। ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स आर द हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स आर द हेट्रोपॉलीसैकेराइड। मैं यहां पर बताना भूल गया आपको, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन। मोनोसैकेराइड्स आर द highly soluble and the disaccharide are the moderate and the polysaccharide are the least sensitive। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम solubility की बात करें, solubility की बात करेंगे तो अगर किसी aqueous solution के अंदर अगर हमने मोनोसैकेराइड को डाला है तो मोनोसैकेराइड की solubility सबसे ज्यादा रहेगी, ये उससे कम रहेगी वो रहेगी आपकी डाइसैकेराइड की, और सबसे ज्यादा जो कम रहेगी, लीस्ट रहेगी, वो रहेगी आपकी पॉलीसैकेराइड्स की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑब्वियसली, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड होंगे वो सिंगल यूनिट है, वो बहुत जल्दी रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ मोनोसैकेराइड।
सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अभी हमने फटाफट से रिवीजन लिया था, और प्लीज स्टे ट्यून विद द बायोन एक्टर्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोन एक्टर्स।